कानून पास किए, यही पास कर देते कि मेरी कोई आलोचना नहीं होगी। ये नहीं पास कर सकते थे। आप अब तक किए क्या? कौन सा काम कर रहे थे? तो राजनीतिक नेतृत्व में आप पूछेंगे कि अब उसने नरेंद्र मोदी की खूबी क्या है? खूबी है वो भारत के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक ऐसे पॉलिटिकल कल्चर को प्रोड्यूस किया है जो मां बहन की गालियां देता है, जिसमें हम जैसे लोग निहत्थे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या होगा। जा रहे हैं यहां, 4 लोग कहता जाना बंद कर दो, कोई मार देगा तुमको, कोई यहां से उठ के चला आएगा वो मार देगा तुमको, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी मार देगा तुमको। अब आप ये बताइए, मारने और निकाल देने के इतने सारे कान में सलाह सुनते सुनते आप जिंदा रह पाएंगे क्या? तो गालियों का गणतंत्र बनाया इन्होंने। इसके बावजूद ये 40 साल चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ये बात 40 साल तक सत्य रहेगी कि हिंदुस्तान के गणतंत्र को, जिसकी विविधताएं बोलती थीं, उस गणतंत्र को गालियों के गणतंत्र में बदलने का प्रयास किया। अब जब चुनाव आ रहा है और लोग हिसाब करने वाले हैं, तो अमित शाह कहीं कहीं बोलते हैं हमें गालियां नहीं देनी है, हमें अपने काम का प्रचार करना है। तो जब ये 6 महीना हो जाएगा तो आर्टिकल भी आएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने इन गालियों की संस्कृति को काबू पा लिया है। ये भी आएगा, पढ़ेंगे आप, चिंता ना करें। तो आप बताइए कि हम तो पत्रकारिता कर रहे थे, हम कहां प्रधानमंत्री से टकराने जा रहे थे? तो एक नैरेटिव बनाया गया। ये और बात है कि उनको डर लगता है कि कहीं इंटरव्यू ना मांग दे, वो भी छोड़ दिया मैंने, चलो भाई नहीं करते। आपने प्रवक्ताओं को से बहिष्कार करवाया मेरा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मैं अकेला पत्रकार, मेरा बहिष्कार करा रहे थे। हम भी याद रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साधारण और अच्छे कार्यकर्ताओं का कितना बड़ा अपमान है ना? अपमान कि वो कार्यकर्ता भी अपने उस पार्टी के जरिए लोकतंत्र के बारे में कुछ ना कुछ सोचता होगा, लेकिन उनके प्रवक्ताओं के जो प्रमुख हैं और पार्टी प्रमुख हैं वो तय करते, रवीश कुमार के शो में मत जाना, आओगे किस मुंह से, जवाब नहीं होगा तो आप गाली देंगे, बहिष्कार करेंगे। तो आप क्या होता है कि ये बहिष्कार का एक मतलब होता है, इस पेशे में आपको इंटरव्यू नहीं देना, आपके शो में नहीं आना, तो वो आपको इररिलेवेंट और प्रासंगिक बनाते हैं। भाई आप किसी काम के तो है नहीं, आपको बिग इंटरव्यू नहीं मिलेगा, वो बिग नेता नहीं आएंगे जो मेरे नाम से उनका पसीना छूट जाता है। तो और मैं क्या कहूं, आप बताइए। जो लोग मेरा बहिष्कार करते हैं तो मैं उनको और क्या कहूं? मैं कोई अहंकार में नहीं कह रहा, पसीना छूटता होगा इसीलिए तो बहिष्कार कर रहे हैं ना, फिर और क्या कर रहे हैं वो? 2 साल हो गया, मुझे लगा कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, 1-1.5 महीने के बाद आ जाएंगे, इतना चलता है, टाइम देना चाहिए। 2 साल गुजर गए, 2 साल में भी वो मेरे शो में आने लायक उनकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई, जबकि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसने कई जिलों में नए नए मुख्यालय बनाए। तो एक तरह से आपको अलग, और उन नए नए मुख्यालयों की तस्वीरें जाकर देखिए ना, क्यों नहीं देखते? कितना कुछ नया है। सिर्फ बोलना, पूछना, बात करना, यही गुनाह हो गया इनके। तो आपको अकेला कर दिया गया, आपको दोस्तों से अकेला कर दिया गया, आपको अपने सामान्य जिंदगी से अकेला कर दिया गया। ये इतना आसान नहीं था। हम किस्मत वाले लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग मिले, सहारा देने वाले, मनोवैज्ञानिक सहारा देने वाले, हौसला देने वाले, लेकिन तब भी परेशानियों से बहुत गुजरे हैं। हम ये कहीं से भी ये धारणा आप तक नहीं पहुंचने देना चाहते कि इससे मेरी नींद हराम नहीं हुई। रात भर नींद नहीं आई, कई दिनों तक नींद नहीं आई, इस तनाव से हम गुजरे हैं। कोई भी पत्रकार जिसको ये लगे कि कल उसकी नौकरी जा सकती है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब आप सोचिए कि जो बाकी लोग फ्रीलांस कर रहे हैं उनकी तकलीफ कितनी ज़्यादा होगी, उन पे केस कर दिया जाए, वीडियो बना के भेज रहे हैं कि आपको काट के मार देंगे, बताइए, फ़ोन कर रहे हैं कि आपको काट के मार देंगे, आपको सुन के कैसा लगेगा? दिन रात आपके वीडियो पर आए, घर के लोग देखें, घर के और भी परिवार वाले हैं, उन पे कैसा लगेगा? और तब आप सोचिए कि जिनके यहाँ गोलियां चली हैं, जो गोलियों से मारे गए हैं, उन परिवारों पे क्या बीतती होगी।
तो हम किसके लिए और किस बात के लिए, किन तर्कों से हिंसा के इस बात को सपोर्ट कर रहे थे? क्या इन सब बातों के बिना आप इतने बुज़दिल हो गए हैं कि उस नेता का सपोर्ट नहीं कर सकते? क्या उस नेता की जरूरत इसी काम के लिए है कि हमको ट्रोल आर्मी चाहिए था हिंदुस्तान में, जो गालियां दे, लोगों को मारे, जो वोट देने के लिए, देने के बाद निकले तो 10 लोग लाठियां लेके, डंडे लेके उससे कार के पीछे दौड़ जाएं? ऐसा हम लोगों ने क्या किया था? और जब बताने जाइए तो तमाम तरह के पत्रकारिता के अंतर्विरोध को खड़ा कर देते हैं। पुलिस के पास जाइए तो पुलिस काम नहीं करती है, जांच नहीं करती है, क्योंकि वो जो सारा नेटवर्क था वो स्वाभाविक नेटवर्क नहीं था लोगों का, वो बनाया हुआ नेटवर्क था। उनको पावरफुल लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। उनमें से बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री उनको फॉलो करते हैं। इस समाज में, तो इस समाज को उसकी आंख में आंख मिला के बताना तो पड़ेगा ना कि 5 साल में तुम्हारी ये हालत हो गई कि देश का प्रधानमंत्री इतनी हिम्मत कर लेता है कि वो गाली देने वाले, झूठ का प्रोपेगेंडा करने वालों को फॉलो करता है। क्या आपको इसी के लिए मजबूत नेता चाहिए था? तो बहुत सारे गली मोहल्ले में ऐसे मजबूत नेता घूम रहे हैं, उन्हीं को बना देते आप। अगर इसी के लिए मजबूत नेता चाहिए था, ये हुआ क्या? 24 घंटे उस हिंदू मुस्लिम नैरेटिव से इसमें मीडिया का भी इस्तेमाल हुआ, न्यूज चैनलों का। जो एंकर 2011-12 के साल में आंदोलनों में, उससे पहले वो भूत प्रेत पिशाच दिखा रहे थे, स्वर्ग की सीढ़ी खोज रहे थे, और 21 दिसंबर 2011 या 12 में एक तरह से वो अपनी पत्रकारिता को छोड़कर दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहे थे, वो अचानक अन्ना आंदोलन के एक इंटरव्यू से मिली टीआरपी के बाद वो सक्रिय हो गए। वो सवाल पूछने लगे तो अच्छा हुआ, अपने आप को रिवाइव किए, लोगों में भी विश्वसनीयता बढ़ी, और उसका एक फायदा एक पार्टी को भी हुआ सवाल पूछने से। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आते थे मेरे शो में, फ़ोन करते थे, अरे भाई साहब हफ्ते में 1 दिन मेरा लगवा देना। क्या बात करते हैं, हमको बुलाते नहीं। मैं तो अपना गली कुची में घूमने वाला, मैं भी समझ नहीं पाता था कि इनको कैसे डील करूं। इतने बड़े बड़े नेता हैं, आधे मंत्री हैं उनमें से, फ़ोन करने वालों में से। मुझे समझ में नहीं आता था, मैं कहीं निकल के आता देखता था ये फ़ोन पे कि इनके नाम बस कर रहे हैं। अरे बुलाए नहीं, 15 दिन हो गया है, बुला लिया करो यार, तुम तो हमारे स्टेट के भी हो। वो लोग साइलेंस में चले गए, जो ऑफिसर बात करते थे वो साइलेंस में चले गए। आप उनके पास अपनी समस्या लेके जाइए कि भाई हमें तो प्रोटेक्शन चाहिए ना उसी गवर्नमेंट से, वो आपकी थोड़ी है, वो हमारी है। देखिए वो तो सब अच्छा है, हम आपके फैन हैं, मेरी वाइफ तो आपका प्रोग्राम देखती है, लेकिन वो आप समझते हैं इसमें कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी माँ आपका प्रोग्राम देखती है, वो तो कभी प्राइम टाइम नहीं छोड़ती। मैंने कहा सर देखिए इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, गाली दे के जा रहा है, कभी ये कर रहा है, कैसे काम करें। वो देखते हैं, वो तो आप समझते ही। फिर भी उसी तंत्र से कुछ लोग निकल कर आए जिन्होंने कहा कि नहीं हम इस बात का ध्यान रखेंगे, अच्छी बात। लेकिन वो डर उनके भीतर भी बैठ गया, हर कोई डरा हुआ है। अरे भाई डर से आजाद करो खुद को भाई। हमने अपनी आजादी किसी के पीछे इस तरह से सौंप दी, पता ही नहीं चला। और वो न्यूज़ चैनलों के जरिए जनता को आइसोलेट कर दिया गया। आप अपनी समस्याओं को लेकर खड़े हैं, अब मेरे पास इस तादाद में आने लगे हैं कि मैं लगता है कुछ दिनों में पागल हो जाऊंगा कि मैं नहीं संभाल सकता, मैं नहीं संभाल सकता। मुझे ये लिखना पड़ता है कि मेरे पास कोई सचिवालय नहीं है। तो वो झेलना भी एक तरह से वो टॉर्चर है, क्योंकि कोई अब कर नहीं रहा है। वो हिंदू मुस्लिम एजेंडा, एक कश्मीर एजेंडा दिन रात देते रहो लोगों को, और जनता को हेल्पलेस कर दिया है मीडिया के जरिए। तो ये स्थिति है, इस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। आसान नहीं है कहीं जाकर बोलना, क्योंकि वो काउंट होता है और फिर उसका अटैक प्लान होता है। पता नहीं वो किस किस को फॉलो करते हैं, किस किस को पीछे लगा दें, मेरे ख़ानदान में और लोगों को निकाल रहे हैं, और फिर वो मीम बना के वो चला रहे हैं वो आजकल। वो
इनका भाई ये है, इनकी बहन ये है। तो सब देख रहा हूँ, सब सह रहा हूँ, ये मेरे काम का हिस्सा नहीं था, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कुछ लोग हैं जो उनके गुलाम होने से रह गए, तो कभी ना कभी पूछ देंगे, कहीं ना कहीं बोल देंगे। अखबार में जगह नहीं मिलेगी तो यहाँ आके बोल देंगे, बिना लाग लपेट के बोल देंगे। बैलेंस नहीं करता भाई, मैं तराजू पे बेंग नहीं तौलता हूँ, छोड़ दिया वो काम जो गलत है। आप हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं हैं, एक ही हैं, तो एक ही की बात होगी ना, दूसरा कहाँ से लाऊं बैलेंस करने के लिए? कोई और दूसरा भी है जिनसे मैं अनिल अंबानी के बारे में पूछ सकूं? आप बता दें। सुनने वाले श्रोता भी डरे हुए हैं, महिलाएं डर गई। तो इतने सारे डरे लोगों के बीच में एक आदमी जिसको लगातार, मैं अपनी ही बात कर सकता हूं, डराया जा रहा है, तो सोचिए उसकी मनस्थिति क्या होगी। उसको डील करने के लिए भी रोज अपने आप से एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। सही है कि नहीं है, बात किस हद तक हम जा सकते हैं, कहां तक जाना चाहिए? रोज हाथ कांपता है, रोज डर लगता है, जिंदा है कि नहीं है, कल क्या होगा। छुट्टियों पे जाइए तो यार दोस्ती कहते हैं तो पैसे सेव किया करो रेनी डेज के लिए। क्यों भाई? तो पूरी जिंदगी को आपने असामान्य बना दिया है। तो इसको नोट कीजिए, बातें कम बताई हैं हमने आपको, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस राजनीतिक संस्कृति का नेतृत्व एक ही आदमी करता है, और उनका एक जुड़वा दोस्त जो उन्हीं के साथ आया। ये आप ना कहें तो भी आप सुरक्षित नहीं हैं। ये मत समझिएगा कि ये ना कहने के बाद आप सुरक्षित, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जब भी जहां भी आप सवाल करेंगे, आपके साथ भी वही बर्ताव होगा जो हम लोगों के साथ हुआ है। हम लोगों के साथ जितना हमें बताने के लिए ये बर्ताव नहीं किया गया, उतना आप जनता को बताने के लिए किया गया कि अपनी औकात समझ लेना। जब हम इनकी ये हालत कर सकते हैं तो तुम्हारी क्या हालत करेंगे, तुम याद रखना। तो ये इस पूरी प्रक्रिया में ट्रोलिंग से लेकर गाली देने से, या किसी की एंकरिंग छीन लेने से, या किसी का प्रोग्राम बंद करवा देने से ये मैसेज दिया जा रहा था कि अब हम मालिक आ गए हैं, अब तुम अपनी औकात में रहना, ज्यादा सवाल मत करना। लोगों ने सवाल करना छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया कि अब कोई पूछता ही नहीं कि 90 रुपये लीटर क्यों हो गया है। तो डिजिटल इंडिया के नाम पे बुज़दिल इंडिया मत बनाइए। हम जैसे लोग बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए ज़रूर हैं, आज जैसे कि आप भी हैं, लेकिन इतना भी इस हिंदुस्तान को बुज़दिल मत बनाइए कि आप हत्याओं को इधर उधर के तर्कों से जस्टिफाई करने लगें, उसको सही ठहराने लगें। जो गांधी पे जो की हत्या को उचित ठहराते हुए जो कविताएं लिखी हैं, सुना दो यहाँ पढ़ के तो शर्म से डूब मरेंगे। तो ये कैसे हुआ, ये प्रक्रिया कैसे हुई? ट्रोलिंग जो है वो सिर्फ सामने वाले पे हमला करने की प्रक्रिया नहीं है, वो उसके पीछे का जो समाज है जिसकी तरफ से वो हमला कर रहा है, उसको हत्यारे में बदलने में या हत्या के समर्थक में बदलने की प्रक्रिया है। और उसको धर्म, राष्ट्रवाद, इन सब चीजों में मिलाकर उसका कवित्व जगता है, तो जाकर वो गांधी की हत्या को उचित ठहराने वाली कविता लिखता है। तो वो गांधी की हत्या को सही ठहराने के लिए कविता उसने नहीं लिखी, उसने अपने आप को भावी हत्यारा बनाने के लिए और उसको कन्विंस करने के लिए खुद को वो कविता लिखी थी। उन सब चीज़ों को भी पढ़ के हम लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि ये आदमी तो कल को जो अपनी सोच में गांधी को दोबारा से मार रहा है, वो आपको क्यों नहीं मारेगा? मार सकता है। तो गुजरे हैं, हम में बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को लेकर आप ब्लॉग लिख सकते हैं। इसका इलाज क्या है? मतलब इसका इलाज क्या है? मतलब यही जो बोल रहा हूं, यही इलाज है। क्योंकि जिस तरह से चुप रहते हुए
सहते हुए और किसी की हत्या को सही ठहराते हुए आप हत्यारा बन रहे होते हैं, उसी तरह से उसके खिलाफ बोलते हुए आप अपनी चुप्पी, डर, कमजोरी उससे बाहर आ रहे होते हैं। यही इलाज है। नौकरी चली जाएगी, औकात पे आ जाएंगे, वो उनको पता है। लेकिन अब तो जान जाने की बारी आ रही है ना। तो आ रही है, तो बताना तो पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये जान जाने की बारी, ये हिम्मत कहाँ से आ गई? क्या उन्हें बहुसंख्यक समाज के बारे में इतना भरोसा हो गया है कि आप एक नेता के पीछे अपने लड़कों को हत्या करने वाली भीड़ में भेज सकते हैं? मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, अखलाक के लिए आपको दर्द नहीं होता है, कोई बात नहीं। उन 50 लोगों के लिए तो दर्द होना चाहिए ना, जो उस भीड़ में मारने गए थे। तो हत्यारा आपके घर में पैदा हुआ। आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई हत्यारा पैदा हो जाए? आपका भाई, चाचा, आपका बाप, आपका बेटा, बेटी। बिल्कुल आपको हमदर्दी नहीं होनी चाहिए अखलाक की। अखलाक के बावजूद उनको भी जीतना चाहिए, आपको भी कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन पहलू खान अखलाक को मारने वाली जो भीड़ थी, उस भीड़ में कौन थे? 20-50 की भीड़ रही होगी। वो अपने अपने घरों में लौट कर तो आए होंगे ना। वो रातों को जागते होंगे। उनका कितना ब्लैकमेल होगा आगे की जिंदगी में कि तुम्हें एक और हत्या करनी है। उनको तो पता है ना कि वो किसको मार के आए, भले कानून को पता नहीं है। उनको पता है कि वो किसको मार के आए। तो ये सारी घटनाएं, ये सारी चीजें जो हो रही थी, हमारी तरफ से यही गवाही है। बहुत बार बोल भी चुके हैं, ज़्यादा ही बोल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।